So now we are going to study data handling, that is chapter 3 of class 7. ठीक है. Before we start this chapter, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6 का डेटा हैंडलिंग के चैप्टर का लिंक दे रखा है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो समझ में आ सके, और साथ साथ जब आप इसको देखेंगे आगे तो आपको और ज्यादा बेटर वे में ये चीज समझ आ सकेगी कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है और इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो डेटा हैंडलिंग होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, गैदर्ड to give some information. ठीक है. तो डेटा क्या होता है, डेटा एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है, जो हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ठीक. तो अब वो चीज क्या हो सकती है, वो चीज कुछ भी हो सकती है. वो चीज ऐसे भी हो सकती है कि सपोज करिए कि फुटबॉल मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें फ्रांस बीट इंग्लैंड बाय 4-0. तो इससे क्या पता चलता है, ये नंबर है, ठीक है. ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये नंबर आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया कितने से, 4-0 से. दैट इज फ्रांस स्कोर्ड 4 गोल्स एंड इंग्लैंड स्कोर्ड 0 गोल्स. क्या मतलब हुआ इसका कि फ्रांस ने 4 गोल मारे लेकिन इंग्लैंड एक भी गोल नहीं मार पाया और फ्रांस ने इंग्लैंड को हरा दिया. ठीक है. तो डेटा ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हुआ, ठीक है, जिसने हमको एक इंफॉर्मेशन दी, और इंफॉर्मेशन क्या थी कि फ्रांस ने इंग्लैंड को हरा दिया. फ्रांस बीट इंग्लैंड बाय 4-0. ठीक है. तो ऐसे ही और भी चीजें हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए अलग अलग सिटीज की हमको टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे. तो मान लीजिए कि अहमदाबाद में 40 डिग्री था, ठीक, इलाहाबाद में 35 डिग्री था, ठीक, दिल्ली में 47 डिग्री था. ठीक है. तो ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ठीक, कहाँ के, 3 अलग सिटीज के. ठीक है. तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 3 अलग सिटीज में क्या टेम्परेचर रहा. ठीक है. तो दिस इज नोन एज डाटा. ठीक है. अब डाटा के बाद हमको डाटा के साथ करना क्या होता है. ठीक है. तो दैट इज व्हाट डेटा हैंडलिंग इज. कि डेटा को ऐसे हैंडल करना कि उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें, उसको हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं. ठीक है. तो अब डेटा हैंडल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कलेक्शन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा. किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा. क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा. तो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है, सपोज करिए कि हमको 10 सिटीज का, ठीक है, 10 सिटीज का टेम्परेचर नोट करना है. ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने चेक किया, ऑनलाइन चेक किया, पेपर से चेक किया, कैसे भी चेक किया, 10 सिटीज का हमने टेम्परेचर निकाल लिया. ठीक है. डे टाइम में उनका क्या टेम्परेचर था एवरेज. ठीक. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास, सपोज करिए ऐसे 10 सिटीज का हो जाएगा. मान लीजिए ये 5 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 5 सिटीज का. ठीक. तो 5 सिटीज का टेम्परेचर आ गया हमारे पास. तो हमने क्या किया, हमने डेटा कलेक्ट किया. अब ये किस किस सिटी का है, ठीक है, सपोज करिए ए सिटी का है, ये बी सिटी का है, ये सिटी सी, ये डी, ये ई. ठीक है. ठीक. तो अगर हमें सिटीज का टेम्परेचर पता करना है तो उसके लिए हमें 2 चीज कलेक्ट करनी होगी, उस जगह का टेम्परेचर और वो किस जगह का टेम्परेचर है. ठीक है. 2 जगह में ये 2 हमने कलेक्शन डेटा कर लिया, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया. अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. भाई कलेक्शन कर लिया, अब कलेक्शन करने के बाद हमको उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि वो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सके, हम देखते ही समझ जाए कि उसमें क्या है क्या नहीं है. ठीक है. तो अब सपोज करिए
कि हमने 5 सिटी का ले लिया, तब सिटीज मान लीजिए होगी अहमदाबाद, ठीक, दिल्ली, ठीक, प्रयागराज, ठीक है, उसके बाद आ गया मुंबई एंड कोलकाता, ठीक, 5 सिटीज हो गई। अब ये हमने ऑर्गेनाइज कर लिया इसको, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लिया मतलब हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। यहां पर हमने टेम्परेचर लिख दिया सबका, तो ये क्या हो गया, डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। क्या हो गया, डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया। ठीक, अब आप इसको देख के ही समझ सकते हैं, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि मतलब अहमदाबाद का टेम्परेचर क्या है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप तुरंत बता देंगे दिस इज 35 डिग्री सेल्सियस, या मुंबई का क्या है तो 30 डिग्री सेल्सियस। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वैसे ही सपोज करें एग्जांपल और लेते हैं कि क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट लिया मैम टीचर ने, ठीक है, 10 बच्चों का टेस्ट लिया और आउट ऑफ 50 वो बच्चे नंबर पाए 1 2 3 4। अब दिस इज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ 50, ठीक। अब इसको देख के आप कुछ बता सकते हैं, आप इसे कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दें, ऑर्गेनाइज कर दें मतलब सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक। अब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो। सपोज करिए पहले का नाम था अजय, अब अजय कितना नंबर पाया, सपोज करिए अजय पाया 37, ठीक। अब आई मान लीजिए बीना, बीना कितना पाई 48, फिर ऐसे ही आए हमारे पास प्रखर, ठीक, प्रखर कितना मार्क्स पाए मान लीजिए 39, ठीक। तो ऐसे ही इट गोज ऑन, ऐसे ही मान लीजिए एक बच्चा पाया 36, एक बच्चा 22। तो नाउ इट्स इजी टू टेल कि कौन कितना मार्क्स पाया आउट ऑफ 50। रेदर देन दिस आप इसको देख के बता सकते थे कि प्रखर कितना मार्क्स पाया या अजय कितना मार्क्स पाया, नहीं बता सकते थे। लेकिन आप जब यहां देखेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि अजय कितना मार्क्स पाया आउट ऑफ 50, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो 37 मार्क्स पाया। या इस टेबल को देख के आप ये बता सकते हैं कि यहाँ 48 मैक्सिमम मार्क्स है, तो 48 कौन पाया, बीना पाई, ठीक है, 48 कौन पाया, बीना पाई, ठीक। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पहले हमने उसको कलेक्ट किया, ठीक, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया और उसको इस फॉर्म में लिखा, ताकि कोई भी इसको देख के इजीली ये बता सके, ठीक है, कि हमें कैसे इसको करना है, ठीक है। अब हम चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होता क्या है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैं एवरेज 5 आवर्स अ डे पढ़ता हूं, ठीक है। व्हाट इज दिस एवरेज 5 आवर्स अ डे? 5 आवर्स अ डे का मतलब क्या हुआ कि क्या वो रोज 5 घंटे पढ़ता है, ठीक, क्या वो रोज 5 घंटे पढ़ता है, या फिर किसी को आपने कहते सुना होगा कि मैं एवरेज 1 आवर वॉक करता हूं पर डे, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या वो डेली 1 आवर ही वॉक करता है पैदल? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है, जब एवरेज लगा होता है दैट मींस कि ये जो पढ़ाई कर रहा है, कभी ऐसा होता होगा कि 4 आवर्स पढ़ता होगा, कभी ऐसा होता होगा 6 आवर्स पढ़ता होगा, किसी दिन ऐसा होता होगा कि 5 आवर्स पढ़ता होगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसके 3 दिन का अगर एवरेज हम निकालते हैं तो ये आता है समवॉट अराउंड 5 आवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कई के दिन ऐसा भी होता होगा जब ये नहीं पढ़ रहा होगा,
ठीक है, लेकिन उसको मेकअप करने के लिए उसके नेक्स्ट डे 7 आवर्स पढ़ लेता होगा, उसके नेक्स्ट डे 7 आवर्स पढ़ लेता होगा, उसके नेक्स्ट डे 6 आवर पढ़ लेता होगा। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक वैल्यू हुई जितने टाइम वो पढ़ा उसके बीच की वैल्यू हुई कि हाँ ये इतना पढ़ता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम इसी को कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के बाद हम आते हैं इस पे, हम आते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज पे। सेंट्रल टेंडेंसीज ये शब्द आपको इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ने को मिलेगा जब आप अपने से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसका मतलब कहीं नहीं बताया है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल का मतलब सेंटर हो गया बीच में, ठीक है, और टेंडेंसी मतलब कि एक उसकी रिपीटेटिव टेंडेंसी होगी, रिपीटेटिवनेस होगी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब किसी भी चीज का हुआ कि एक बीच का पॉइंट, एक बीच की वैल्यू। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मिडिल पॉइंट या मिडिल वैल्यू, मिडिल पॉइंट या मिडिल वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट, मिडिल वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, तो अब इस सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक, अब हम उन्हीं ऑपरेशंस को देखेंगे कि वो कैसे होते हैं और उन्हीं को पढ़ेंगे। और इनमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन। क्या आता है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है, तो अर्थमेटिक मीन को हम लिखते हैं सम ऑफ ऑपरेशंस, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि हमको क्लास में 6 बच्चों ने टेस्ट दिया। ठीक है, अब 6 बच्चों का नंबर आया 36, 38, 22, 42, 44 एंड 48। ठीक, 6 बच्चे हो गए, 2, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 6 बच्चे। अब हमें पता करना है कि इनका अर्थमेटिक मीन क्या था। ठीक, अब हमें पता करना है कि इनका अर्थमेटिक मीन क्या था। तो सम ऑफ ऑपरेशंस मतलब ये जो नंबर्स हैं इनका सम करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल डू लाइक दिस, 36 प्लस 38, ठीक, 22, 42, 44 एंड 48। ठीक, सम ऑफ ऑपरेशंस ये हो गया। अब हमें क्या करना था, इसको डिवाइड करना था किससे, नंबर ऑफ ऑपरेशन से। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने कितने बच्चे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हुए, 6, यानी 6 बच्चे थे, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन 6। तो दिस इज 8 plus 6 is 14, 3 plus 3 is 6, 7, ठीक, फिर this is 4 and 6, 64, this is 8 plus 4, 12, 4, 4, 8 and 9। ठीक है, फिर कैसे होगा, 2, 4, 6 and 4 is 10, then 9 plus 4 is 13, 13 plus 7 is 20, 20 plus 1 is 210 divided by 6। ठीक, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिस इज 205 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 3 3 9 एंड 3 5 15। ठीक है, तो 35। तो ये क्या आया, 35 आया। तो इस गिवन सेट ऑफ नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 35। अब ये अर्थमेटिक मीन बताता क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ये है ये अर्थमेटिक मीन बताता क्या है। तो ये अर्थमेटिक मीन बताता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक मिडिल वैल्यू। क्या मतलब हुआ, एक मिडिल पॉइंट या एक मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी किसी गिवन सीरीज की क्या बताता है,
गिवन सीरीज की मिडिल वैल्यू बताता है। तो इस गिवन सीरीज की मिडिल वैल्यू क्या हुई, 35 हुई। एवरेज जिसको हम कहते हैं ना, एवरेज सुना होगा आपने बहुत बार। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, जितनी हमें क्वांटिटी दी होती है डिवाइड, उन सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, उस नंबर ऑफ क्वांटिटी। सिमिलर इज द केस हियर, सेम सम ऑफ द ऑपरेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको निकालते हैं। ठीक, तो अगर एक एग्जांपल आपको और देखना हो तो कैसे निकालेंगे? सपोज करिए मैंने आपको जैसे बताया था कि एक बच्चा है, ठीक है, जो कि जिसका पूछा गया कि लास्ट 7 डेज में उसने कितनी पढ़ाई करी। ठीक, सपोज करिए मंडे को he studied for 5 hours. ठीक, ट्यूसडे he studied for 7 hours. वेडनेसडे को उसके यहाँ कोई फंक्शन था, he studied for 0 hours. ठीक, फिर आया थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को he studied for 7 hours. ठीक, फ्राइडे 6 hours, सैटरडे कितना 4, एंड देन संडे अगेन 6 hours. तो इसका पूछा गया कि अर्थमेटिक मीन, इसके लास्ट 7 डेज का अर्थमेटिक मीन बताओ, कितना वो पढ़ाई किया उसने। ठीक है, कितने आवर्स की पढ़ाई करी? तो तुमने क्या किया, 5 + 7 + 0 + 7 + 6 + 4 + 6। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 + 7 is 12, 12 + 7 is 19, 19 + 10 is 20, 19 + 10 is 29, and 6 is 35. 35 divided by 7. 7 क्यों? क्योंकि 7 number of days था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो दिस इज 7 5 35। तो ही स्टडीड फॉर 7 hours। तो 7 क्या है, इसका एक मिडिल वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन और सिर्फ मीन। ठीक है ना, और सिर्फ मीन। ठीक, अब हम मूव ऑन करते हैं इस पे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का ये मिडिल पॉइंट है। क्या, अर्थमेटिक मीन जो हम निकालते हैं, मीन आप समझ गए। अब अर्थमेटिक मीन में एक जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अर्थमेटिक मीन जो है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसके इन बिटवीन में होता है एम। ठीक है, किसी भी गिवन ऑब्जर्वेशन में, किसी भी गिवन सीरीज में जो अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है, वो समवॉट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के इन बिटवीन में लाई करेगा। ठीक है, इन बिटवीन में लाई करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है। ठीक, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या होता है? रेंज, सपोज करिए कि हमारे पास एक गिवन सीरीज ऑफ नंबर है। ठीक है, दैट इज 38 41 95 27 13 then 79 then 64। ठीक, तो अब अगर हमसे कोई कहता है कि हमको इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख सकते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर बोला। ठीक है, देन 38 देन 41। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े में लिखना। ठीक है ना, तो अब मैं इसको छोटे से बड़े में लिख रहा हूं। ठीक है, तो 13 27 38 41 देन 64 79 एंड 95। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया, उसके बाद जो ये सबसे छोटा नंबर है, दैट इज द शॉर्टेस्ट वैल्यू इन दिस सीरीज एंड ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस गिवन सीरीज, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में से इस शॉर्टेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और आंसर हमारा जो आएगा दैट इज 2 एंड 8 82। दिस इज रेंज ऑफ आवर, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज ऑफ आवर गिवन सेट ऑफ सीरीज और गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो रेंज निकालने के क्या करते हैं हम,
उस सीरीज को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है, अरेंज कर लेंगे किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर हमारा आएगा that will be known as range of that given set of series or observation, ठीक है ना। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मोड। तो रेंज अर्थमेटिक मीन हमने समझ लिया, रेंज समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड। तो मोड क्या होता है ये जानने के लिए, मोड, ठीक है, तो व्हाट इज मोड। सपोज करिए कि किसी कपड़े की दुकान पर हम जाते हैं, ठीक है, हम उससे पूछते हैं कि इस मंथ आपके पास 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर की जो शर्ट है वो कितने कितने बिकी। तो उसने हमें क्या बताया, ही टोल्ड अस कि 90 सेंटीमीटर की 15 शर्ट बिकी, 95 की 27, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की 45 एंड 107 की इज 30, ठीक है, इतनी बिकी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो 100 सेंटीमीटर की शर्ट है वो सबसे ज्यादा बार बिकी, दैट इज 45 टाइम्स इन अ मंथ, ठीक है, 45 शर्ट्स बिकी इन अ मंथ। कौन सी, जो 100 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस दुकान में 100 सेंटीमीटर वाली शर्ट बिकने की फ्रीक्वेंसी और किसी भी शर्ट बिकने की फ्रीक्वेंसी से सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें कि जो 100 सेंटीमीटर की शर्ट है वो 45 टाइम बिकी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर शर्ट की बिकने की दुकान में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर इज मोड ऑफ दिस गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मोड क्या होता है, मोड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑब्जर्वेशन दैट इज अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मोड वो होता है, वो नंबर होता है या वो ऑब्जर्वेशन होता है जो किसी गिवन सीरीज में सबसे ज्यादा बार आता हो, जिसकी उसमें रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। जैसे कि जब हमने कपड़े की बात करी तो 100 सेंटीमीटर की शर्ट सबसे ज्यादा टाइम्स बिकी, दैट इज 45 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बिकने की, ठीक है। इसलिए 100 सेंटीमीटर जो शर्ट का साइज था वो उन शर्ट के साइज के बीच में का मोड था, ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, वो सबसे ज्यादा बार बिका। अब सपोज करिए कि आपको कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, ठीक, सपोज करिए कोई सीरीज दी है। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि इस सीरीज में आपको इसका मोड जो है वो निकालना है। क्या निकालना है, इस गिवन सीरीज में आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं एक सिंपल तरीका, अब आपने देखा कि यहाँ पे है 1, अब इस सीरीज में 1 कितनी बार आया है हम काउंट कर लेंगे, दिस इज 1 2 ओनली 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं 2 इस गिवन सीरीज में कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। देन 3 इट्स 1 2 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 आया है 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, और 6 कितने टाइम्स आया है, 2, ठीक। तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सी आई, किसकी फ्रीक्वेंसी, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है अकर होने की, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है इसमें, दैट इज 2 रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा टाइम्स, 2 रिपीट हुआ है,
ये देखिए 2 सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स, 8 टाइम। और मोड क्या होता है, मोड इज मोड ऑफ द ऑपरेशन, मोड ऑफ अ observation is that observation that occurs most number of time, that occurs most number of times। ठीक है, तो यहां मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा अकर हुआ, 8 टाइम्स अकर हुआ, क्या 2, तो इसका मोड क्या होगा 2। ठीक है, समझ गए। तो मोड क्या होता है, मोड इज दैट वैल्यू दैट अकर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज। ठीक है ना, तो मोड क्या हुआ, मोड वो नंबर हुआ जो अकर होता है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन सीरीज। अब हमने मीन पढ़ा, ठीक, और मोड पढ़ा। तो मीन और मोड में क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है, मीन और मोड में ये डिफरेंस है कि मीन आपको एक गिवन सीरीज की क्या बताता है, एक गिवन सीरीज का आपको एवरेज बताता है। मीन क्या बताता है, एक एवरेज वैल्यू बताता है आपको। ठीक है, और मोड क्या बताता है, मोड आपको वो वैल्यू बताता है जो उस ऑब्जर्वेशन में या उस सीरीज में, ऑब्जर्वेशन या सीरीज जो आपको दी गई है उसमें सबसे ज्यादा टाइम जो नंबर आया है, जो वैल्यू आई है, आपको वो वैल्यू बताता है मोड। लेकिन मीन क्या बताता है, मीन आपको एवरेज वैल्यू बताता है उस ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या है, वो है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी गिवन सीरीज की मिडिल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू होती है किसी भी गिवन सीरीज की। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि कोई भी सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास होगी, ठीक है, अगर हमें उसका मीडियन निकालना है तो वो सीरीज में जो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर होने चाहिए। सबसे जरूरी पार्ट क्या है, वो ऑड नंबर्स में होने चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर इज लाइक 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे। ठीक है, ऑड नंबर्स में होना चाहिए। ठीक, वो कभी भी जो है इवन में नहीं हो सकती। मीडियन, मीडियन के जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो हमेशा ऑड नंबर में होंगे, तभी हम उनका मीडियन निकाल पाएंगे, पहली चीज। ठीक है, अब सपोज करिए गिवन सेट ऑफ नंबर हमको दिया है, दैट इज 31, 23, 57, 25, 97, ठीक, एंड 48। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड सपोज करिए 85, 7, तो 7। तो दिस इज पहली जो इसकी वो थी, दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी नेगेटिव ओनली, अरे शुड बी ऑड ओनली। तो ये ऑड हो गया। ठीक है, ऑड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऑड नंबर है, ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो इसका मीडियन निकाल सकते हैं पहली चीज। अब मीडियन निकालना है, ठीक है, तो मीडियन माने मिड वैल्यू होती है। तो जब हमने पहले कंडीशन चेक कर ली, दैट इज कि इसका ये जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो सीरीज में नंबर है वो नेगेटिव है, सॉरी वो ऑड है। ठीक है, तो 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको या तो हम असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में इस सीरीज को चेंज करेंगे। ठीक है, मैं प्रिफर करता हूं, मैंने आपको बताया असेंडिंग, तो मैं असेंडिंग में इसको करूंगा, दैट इज 23, 25, देन 31 के बाद 48, ठीक, 57, 85 एंड 97। ठीक है, अब मैंने उसका असेंडिंग लिख दिया। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब एक ऐसे वैल्यू जिसके दोनों तरफ जो नंबर्स हो वो सेम हो, मतलब उसके राइट में भी और उसके लेफ्ट में भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो। तो देखिए 48 अगर हम मिड वैल्यू मानते हैं तो इसके राइट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, ठीक, इसके लेफ्ट में ऑब्जर्वेशन 1 2 3। तो इसका इस गिवन सीरीज का जो मीडियन होगा दैट इज 48। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन ये गिवन सीरीज जो थी, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑड थे, दैट इज 7 नंबर थे, ऑड है, तो इसका मीडियन हम निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन फुल हो गई।
फिर हमने इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर लिया ठीक। उसके बाद मीडियन एक वो मिड वैल्यू होती है जिसके दोनों साइड इधर भी और इधर भी जो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो वो सेम हो। तो 48 के राइट में जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 2 3 है ठीक है, और 48 के लेफ्ट में जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 2 और 3 है ठीक। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, इसलिए 48 इसका मीडियन होगा। इस गिवन सीरीज का मीडियन क्या होगा? 48 होगा ठीक है, समझ गए आप? तो अब आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? और सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो गई आपकी? ये जो अर्थमेटिक मीन, मोड, ठीक, रेंज और मीडियन आप निकालते हैं किसी नंबर का, दिस इज ओनली नोन एज अर्थमेटिक सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यही कहलाता है ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं बार ग्राफ पे ठीक है। तो बार ग्राफ जो है मैंने आपको जो 6th वाली क्लास है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन तब भी हम एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। दैट इज कि सपोज करिए कि क्लास हमको फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना था ठीक है। अब हमारे पास फ्रूट्स हो गए कौन कौन से? सपोज करिए ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑरेंज खाएंगे वो है 10, जो एप्पल खाएंगे वो है 20, जो मैंगो खाएंगे वो है 15 ठीक है। अब हमें इसे बार के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने सबसे पहले हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे ठीक है। फिर एक तरफ हमने लिख दिया फ्रूट्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रूट, और वर्टिकल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स ठीक है। अब हमको एक स्केल बनानी है और हमें लिखना जरूरी है, ऐसे मेंशन करना जरूरी है। और स्केल में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो एक यूनिट है हमारी ठीक है, वो 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। दिस यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ठीक। तो नाउ दिस 5 10 15 एंड 20 ठीक है। तो अब हमने देखा कि ऑरेंज कितने बच्चे खा रहे हैं? 10। तो दिस इज ऑरेंज, हमने अंदर लिख दिया ऑरेंज ठीक है। यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है ठीक। अब हम देखते हैं एप्पल, एप्पल कितने बच्चे खा रहे हैं? 20 लोग बच्चे खाते हैं, स्टूडेंट्स खा रहे हैं। तो दिस इज 20 बार बना दिया हमने एक ठीक। और फिर मैंगो कितने बच्चे खा रहे हैं? 15। तो ये हमारा बन गया मैंगो। क्या बन गया हमारा? मैंगो बन गया। तो दिस वे बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड। बार ग्राफ हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है ठीक है। तो हमने ये चीज क्लास 6 के वीडियो में, जो क्लास 6 का हमारा डेटा हैंडलिंग का चैप्टर था, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, उसमें बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसे ड्रॉ करते हैं, ये सब हमने उसमें पढ़ा रखा है। लेकिन स्टिल मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जब भी बार ग्राफ बनाना होता है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना लेते हैं ठीक है। फिर जो दो चीज का हम इसमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, एक तरफ वो लिख देते हैं, दूसरी तरफ दूसरा वाला लिख देते हैं। देन वी डिसाइड अ यूनिट ठीक है, एक स्केल डिसाइड करते हैं। यहां पे हमने वो स्केल क्या डिसाइड करी कि एक यूनिट जो हमारा है, दिस यानी एक यूनिट जो हमारा है ये 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो इसीलिए 5 10 15 20 ऐसे हमने लिख रखा है ठीक है। 5 10 15 20 इसीलिए हमने लिख रखा है ठीक। तो अब हमारा ये ऐसे हो गया ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? अब हमने देखा कि ऑरेंज कितने बच्चे खा रहे थे? 10 बच्चे। तो हमने एक ग्राफ बनाया दैट इज इक्वल इन विड्थ। दिस बार्स आर इक्वल इन विड्थ एंड आर इक्विडिस्टेंट ठीक है। दिस इज इक्वल डिस्टेंस, दिस इज इक्वल डिस्टेंस, दिस इज इक्वल डिस्टेंस, दिस width is equal in all the 3 cases ठीक है। in all the 3 cases this width is equal ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ। क्या करना है हमको? डबल बार ग्राफ बनाना है।
सो डबल बार ग्राफ हमारा कैसे बनता है? ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ के लिए हमें क्या करना है? सपोज करिए कि हमें ग्राफ एक ऐसे टेबल दी गई है जिसमें स्टूडेंट्स लिखे हैं और स्टूडेंट्स के हमको क्वार्टरली, ठीक है, और हाफ ईयरली के मार्क्स लिखे हुए हैं। और स्टूडेंट्स कौन कौन है? सपोज करिए आशीष। तो आशीष का मान लीजिए क्वार्टरली मार्क्स था 15, हाफ ईयरली में 18, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ 20 हम कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं मान लीजिए काविश, ठीक है। काविश का मार्क्स है 12, 17, ठीक है। फिर आते हैं सपोज करिए माया, ठीक। माया का क्या था? मान लीजिए माया मान लीजिए 14 एंड 19, ठीक है। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एक बार ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो इन तीन स्टूडेंट्स का हमको, तो सबसे पहले मैंने वो क्या बताया कि हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले ली। अब एक लाइन पे हमने क्या किया? स्टूडेंट्स का नाम लिखा, ठीक है। एक तरफ हमने स्टूडेंट्स का नाम लिखा और एक तरफ हमने क्या कर दिया? जो मार्क्स उनको मिला, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? एक यूनिट को हमने 5 मार्क्स के बराबर किया। क्या किया? एक यूनिट को 5 मार्क्स के बराबर किया। और ये लिखना जरूरी है, मेंशन करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स, ठीक है। मेंशन कर दिया हमने 5 मार्क्स। अब ऐसे 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ 20 का था, आउट ऑफ 20 था इसलिए। तो अब हम देखते हैं क्वार्टरली में आशीष कितना नंबर पाए। क्वार्टरली में आशीष को मिला 15 मार्क्स, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये एक बार ग्राफ बार बना दिया, ठीक। अब हम देख रहे हैं हाफ ईयरली में उनको कितना मार्क्स मिला आशीष को। आशीष गॉट 18 मार्क्स इन हाफ ईयरली, ठीक है। तो वो करीब यहां आ जाएगा। अब ये दो बार जो है ये सेम है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली की, ठीक। इसकी आशीष की, आशीष के हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। तो हमको इस बार को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा जिससे ये पता चल सके कि किसकी किसके बारे में बात हो रही। तो सपोज करिए हमने इस वाले में, हाफ ईयरली वाले में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। और ये चीज भी हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो बार है ये क्वार्टरली बता रहा है, ठीक। और ये जो बार है ये हाफ ईयरली बता रहा है, ठीक है ना। ये चीज भी हमको ऐसे मेंशन करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं दूसरे बच्चे पे, दैट इज काविश पे। तो काविश का क्वार्टरली मार्क्स इज 12, तो ये हो गया। और हाफ ईयरली मार्क्स इज 17, तो ये समवट ऐसे हो गया। तो हाफ ईयरली है तो इसको हमने ऐसे करके क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली हो गया। अब आते हैं माया पे। तो माया गॉट 14 मार्क्स इन क्वार्टरली, ठीक है, और 19 मार्क्स इन हाफ ईयरली। तो ये ऐसे बन गया। और हाफ ईयरली है तो इसको ऐसे हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ नीचे हमने लिख दिया माया क्योंकि ये माया के नंबर है, यहाँ हमने लिख दिया काविश। तो दिस इज द वे इन विच वी ड्रॉ डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या उसको करने में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक वीडियो और बना दूंगा जिसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो जिससे वो आपको आसान हो जाएगा। अब आज का हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। दो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पढ़ाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो आपकी बुक में मेंशन है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो वो वहां हम उसको ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, लेकिन अब दिया है तो पढ़ाना जरूरी है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। सपोज करिए आपके पास कॉइन है,
आपने उसको टॉस किया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा या तो वो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ये एकदम डैम श्योर है कि ऐसा ही होगा ही, मतलब इसके एकदम 100% चांसेस या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं चांस। व्हाट इज चांस? चांस ये है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा ही नहीं दोनों में से कुछ। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास डाइस है, हम डाइस को रोल करते हैं तो भी हमारे पास, ठीक है, तो भी हमारे पास 6 ही ऑप्शन है, दैट इज या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 6। इसके अलावा कुछ और नहीं आने के चांस है ही नहीं। इसके अलावा कुछ और आए ऐसा कोई चांस है ही नहीं। इसका ये है कि जब भी हम डाइस रोल करेंगे तो 100% चांस है कि इन 6 में से ही कुछ आएगा। ठीक है, तो दैट वी मीन बाय चांस। चांस से हमारा क्या मतलब हुआ कि एकदम हम श्योर है कि इनमें से ही कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि इन 6 नंबर के अलावा कुछ आएगा जब भी हम डाइस रोल करें। हमें पता है 100% श्योर है हम कि हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल में से ही कुछ आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। अब क्या है कि कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो 2 रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2 ही रिजल्ट आ सकता है, तीसरा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब हेड एंड टेल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/2, यानी इक्वल है। क्या है? क्योंकि 2 ही रिजल्ट है इसमें। ठीक है, तो हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, दैट इज हाफ। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज हाफ। ठीक है, समझ गया? उसी तरह से जब डाइस को हम रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हर नंबर के आने की इज 1/6। कोई भी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है वो सर्टेन है, 6 में 6 ही रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6। इनमें से कुछ, इन्हीं में से कुछ आएगा, दैट इज जो रिजल्ट है डाइस को रोल करने पे वो ये है कि 6 ही रिजल्ट है, उन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो 6 रिजल्ट है और उनमें से एक का हमें निकालना है, तो 1/6। ठीक है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक है कि 1/6 ही आएगा, क्योंकि 6 हमें पता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो स्पेसिफिक है, वो 6 ही है। इन 6 के बाद कोई और रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस पे और ज्यादा फोकस हम तब करेंगे जब हम इनको चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि हमने चैप्टर 3 अपना जो डेटा हैंडलिंग का था क्लासेस का, उसको फिनिश कर लिया है। ठीक है, और इस मैं आपसे होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आप से मैं कहूंगा कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप। ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।